हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और एक लगनता के साथ में आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम से या फिर स्कूलिंग जो एजुकेशन है उसको आप बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से सभी बच्चों का राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी 11th क्लास के बच्चों के लिए आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 15 नंबर अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण का आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपके सामने 2 नंबर पार्ट रखा जाएगा। पार्ट सेकंड के अंदर एक बार फिर से आपको शानदार धमाका देखने को मिलेगा। बिल्कुल नीट 2025 की खोपड़ी में छेद करने वाला अपना कंटेंट रहेगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी लैब असिस्टेंट से जुड़े हुए हैं, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी में लगनता के साथ में जुटे हुए हैं, बिल्कुल राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेली शाम को 7 बजे 11th क्लास के साथ में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं और डेली शाम को 8:30 बजे 12th एनसीईआरटी के साथ में फिर से एक और धमाका करते हैं। तो बिल्कुल देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे और शाम को 8:30 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चा बहुत अच्छा कंटेंट, दोस्तों बहुत शानदार कंटेंट आपके सामने राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल 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 कंफर्म करने वाला, यानी मसालेदार और रामबाण साबित होने वाला कंटेंट देखने को मिलता है। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। रक्त की वृद्धतम कोशिकाएं जो कि रक्त धारा को छोड़कर वृद्ध बक्षकाणु बनती है वो कौन सी है? पहला ही क्वेश्चन देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आता है और आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इन सब बातों की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है इनको आप पीछे के जो पेपर हुए हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में वहां पर भी देख सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इनसे मिलते जुलते या फिर यही क्वेश्चन आपको वहां दिखाई देंगे। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये कलेक्शन तैयार किया जाता है और बच्चों के सामने रख दिया जाता है। और यदि आप लगनता के साथ में जुड़ करके एज ए टेस्ट के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का साथ दे करके आप अपनी प्रिपरेशन को नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन अभी कमजोर है, जिसको टाइम देने की बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखो क्या कहना चाहता है। रक्त की वृद्धतम कोशिकाएं जो कि रक्त धारा को छोड़कर वृद्ध बक्षकाणु बनती है वो कौन सी है? देखो क्या कहना चाहता है। इयोसिनोफिल है, इसके बाद में कह रहा है कि मोनोसाइट है, उसके बाद में कह रहा है कि बेसोफिल है और उसके बाद में कह रहा है कि न्यूट्रोफिल है। बच्चा 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत शानदार धमाकेदार पहला ही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मेरे लाडले इतना अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल दिखाई दे सकता है। रक्त की वृद्धतम कोशिकाओं की बात कर रहा है जो कि रक्त धारा को छोड़ करके वृद्ध बक्षकाणु बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखो बच्चों बात करते हैं इसमें। देखो क्या होता है कि जैसे हम बात कर लेते हैं, ये रक्त धारा है, बिल्कुल इसकी क्या विशेषता होती है कि ये कोशिकाएं जो जो भी हैं इनमें से ये कोशिकाएं क्या करती है, यहां से निकल करके ऊतकों में पहुंच करके बहुत बड़े आकार की हो जाती है। क्या कहना चाहता हूं मैं, बहुत बड़े आकार की हो जाती है, लगभग 80 माइक्रोमीटर की हो जाती है, बिल्कुल। और वहां पहुंच करके रोगाणु को नष्ट करने का काम करती है। मेरे लाडले ऐसी कौन सी रक्त कणिका हो सकती है? तो आपको मेरे लाडले जाना होगा बी ऑप्शन के पास में या 2 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी वो रक्त कणिका कौन होगी? अपनी मोनोसाइट होगी। कौन होगी? मोनोसाइट होगी। देखो ध्यान से सुनना। वृद्ध कोशिकाएं होती हैं, ये बिल्कुल होती हैं, 10 से 12 माइक्रोमीटर इनका व्यास होता है। लेकिन बच्चा जब ये रक्त को छोड़ करके किसी ऊतक में पहुंच जाती है तो ये बहुत बड़े आकार की हो जाती है और क्या बन जाती है? वृद्ध बक्षकाणु बन जाती है, जिसको मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं। मेरी लाइन को ढंग से सुनना। जिसको किसके नाम से जानते हैं? मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं। और कितनी बड़ी हो जाती है? लगभग 80 माइक्रोमीटर हो जाती है और बिल्कुल रोगाणु का भक्षण करने का काम करती है। इस प्रकार की रक्त कणिका को किसके नाम से जानते हैं? मोनोसाइट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हिंदी में कहा जाए तो एक केंद्रक काणु भी इसको कहा जाता है। बिल्कुल थोड़ी सी बात और कर लेता हूं इसकी। इसका केंद्रक एक होता है और सेम के बीज के समान होता है। कैसा होता है? देखो इसकी जब स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार का डायग्राम बनेगा और इस प्रकार से इसका केंद्रक होता है जो सेम के बीज के समान होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चा, इसका केंद्रक परिधि पर पाया जाता है।
इसका केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? परिधि पर पाया जाता है, जबकि हम जानते हैं एनिमल सेल के अंदर केंद्रक हमेशा सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? परिधि पर पाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है मोनोसाइट का केंद्रक भी कहाँ पर पाया जाता है? परिधि पर। इतनी सारी जानकारियां पहले क्वेश्चन में आपको मिली। बिल्कुल क्लास को, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर करने के साथ में बच्चा आगे बढ़ना है, अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना है जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, जो स्कूल के साथ में जुड़े हुए हैं। वास्तव में ही जो स्टूडेंट स्टैंडिंग होकर के बिल्कुल के अच्छी तरीके से स्टेबल होकर के लगनता के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, उन तक अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए। बात कर रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक और शानदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर पा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिसे इयोसिनोफिलिया है, या जिसमें सामान्य से अधिक संख्या में इयोसिनोफिल्स हैं, अधिकांशतः किससे पीड़ित है? मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। वो एलर्जी या आंतरिक परजीवी से पीड़ित है, वो एनीमिया रोग से पीड़ित है, वह एक स्व प्रतिरक्षा रोग से पीड़ित है, वह मधुमेह से पीड़ित है। बिल्कुल यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। शानदार क्वेश्चन एक बार आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। एक व्यक्ति जिसको इयोसिनोफिलिया रोग हो गया, या उसके रक्त के अंदर सामान्य से अधिक मात्रा में इयोसिनोफिल्स बनती हैं। बच्चों देखना इसको, इयोसिनोफिल को एसिडोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको एसिडोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक अम्लीय अभिरंजक होता है जिसका नाम होता है इयोसिन, और इयोसिन से ये अभिरंजित होकर के गहरे लाल या गुलाबी रंग की हो जाती है। बच्चों देखो ध्यान देना, इसके अंदर एंटी हिस्टामिन पाया जाता है, यानी हिस्टामिन पाया जाता है जो एंटी एलर्जिक कारक होता है। देखो ध्यान से समझना है, इस प्रकार की कंडीशन कब बन जाती है? जब व्यक्ति किसके संपर्क में आ जाए, यानी किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाए, या फिर बॉडी के अंदर आंतरिक परजीवी जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं वो ज्यादा हो जाए, उस समय इयोसिनोफिल जो होती है वो अधिक मात्रा में सीक्रेट होती है। तो बच्चों याद रख लेना, एलर्जी के समय कौन सी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो ज्यादा मात्रा में बनती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी बनती है? इयोसिनोफिल बनती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का अपना 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन अन्य अन्य दूसरों से संबंधित नहीं है? देखो आपको ध्यान देना, 4 दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन है ऐसा है जो 3 से भिन्न है? देखो क्या कहना चाहता है, एरिथ्रोसाइट, सीरम, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट। बच्चा 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, खोपड़ी में छेद कर दो, इस क्वेश्चन की खोपड़ी को तोड़ना है। बिल्कुल, जिन बच्चों का अच्छी तरीके से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ह्यूमन हाइट, ये सारा का सारा जो चैप्टर पोर्शन है यदि आपने अच्छे से कवर कर रखा है, तो उम्मीद करता हूं कि तुरंत आंसर के पास में पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास आप करने वाले हैं। बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। तो बिल्कुल देखो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अच्छी तरीके से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ हम बात करेंगे। तो देखो इरिथ्रोसाइट जो होता है वो एक रक्त कणिका है, ल्यूकोसाइट एक रक्त कणिका, प्लेटलेट एक रक्त कणिका है। ये तीनों तो बच्चा क्या है, अब यहाँ पर रक्त कणिका है, इनको रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। लेकिन देखो एक शब्द दिया हुआ मेरे लाडले यहाँ पर सीरम, सीरम यहाँ पर इनसे भिन्न है। तो एक बात तो ये हुई कि इस क्वेश्चन के अंदर अपना जो राइट ऑप्शन निकल के आया वो तो है 2 नंबर ऑप्शन। ये तो अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिएगा। फिर भी देखो कौन बता सकता है कि सीरम क्या होता है? यदि आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि सीरम क्या होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो देखो बात करते हैं, बिना थक्का कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ये आप अच्छे से फिट कर लेना, एनसीईआरटी में हूबहू लाइन लिखी हुई है कि बिना थक्का कारकों को किसके नाम से जानते हैं? कारकों के प्लाज्मा को किसके नाम से जानते हैं? सीरम के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा प्लाज्मा जिसमें कोन नहीं हो। देखो बिना थक्का कारकों के प्लाज्मा को किसके नाम से जानते हैं? इसका मतलब उसमें स्कंदक कारक नहीं पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि रुधिर के अंदर कितने स्कंदक कारक पाए जाते हैं? 13 स्कंदक कारक पाए जाते हैं, जिनको छोड़ करके प्लाज्मा का शेष भाग किसके नाम से जाना जाता है? सीरम के नाम से। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है जो निकल के आया वो अपने पास में आया 2 नंबर ऑप्शन। अब बच्चों बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। एक और धमाका आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। मैं देखता हूं कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छा से स्टडी कर रखा है, और कौन करेक्ट आंसर के पास में सबसे पहले पहुंचने वाला है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है AB है,
ब्लड ग्रुप ए बी है, उसकी लाल रक्त कणिकाओं, यानी बच्चा किसकी बात कर रहा है, आरबीसी की बात कर रहा है, आरबीसी पर प्रतिजन कौन सा है और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी कौन सी है। मैं पहले आपके ऑप्शन के ऊपर जाने से पहले आपको रोकता हूं, पहले एक बार मेरी बात सुनना। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, 4। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। ये जो ब्लड ग्रुप का जो 4 प्रकार किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था, तो बच्चा आपको याद रखना है, कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन व उपस्थित और अनुपस्थित एंटीजन के आधार पर, यानी एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। अब देखो क्या कहना चाहता है कि ए बी रुधिर वर्ग की बात करते हैं, ए तथा बी, देखो ए तथा बी, और न तो ए एंटीजन है और न एंटीबॉडी है और न ही बी एंटीबॉडी है। अब देखो क्या कह रहा है 2 नंबर ऑप्शन में, न तो ए है न ही बी है, दोनों एंटी ए और एंटी बी दोनों बॉडी पाई जाती है। ये क्या कहना चाहता है, बी तथा ए एंटीबॉडी, और प्रतिजन इसके अंदर ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। यहाँ आप करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करने, अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो ये क्या कहना चाहता है कि इस रुधिर वर्ग के अंदर एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी न तो ए होगी और न ही बी होगी। बिल्कुल पहला ही कथन एकदम राइट है। रुधिर वर्ग ए की यदि बात किया जाए, सुना मेरी बात को, रुधिर वर्ग यदि ए की बात किया जाए तो उसके अंदर ए के अंदर ए एंटीजन होगा, बी एंटीबॉडी होगी। रुधिर वर्ग बी की बात किया जाए तो बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगा, और रुधिर वर्ग ए बी की बात किया जाए तो एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। जो देखो यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि एंटीजन ए तथा बी, और न तो एंटीबॉडी ए होगा और न एंटीबॉडी बी होगा। मेरे लाडले, इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन का अपना पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और धमाका आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को रीड आउट करो। देखो, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, को नवजात शिशुओं की हिमोलाइटिक बीमारी कहा जाता है, जो कि अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स माताओं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स गर्भस्थ शिशु होता है में देखी जाती है। देखो एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस डिजीज है ना, वो किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, माता क्या होनी चाहिए और उसमें गर्भ में पलने वाला बच्चा कैसा होना चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस है। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि RH पॉजिटिव माता, RH नेगेटिव गर्भस्थ शिशु की बात कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव गर्भस्थ शिशु होगा, या फिर ए प्रकार की माता होगी और ओ प्रकार का गर्भस्थ शिशु होगा, बी प्रकार की माता होगी और ए प्रकार का गर्भस्थ शिशु होगा। मेरे लाडले, यहाँ करेक्ट आंसर आपको निकालना है। बहुत शानदार क्वेश्चन देके जा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन छप जाए और उसके बाद में आप निराशा हाथ लगे, आप ढंग से नहीं पढ़ के जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे लाडले, अच्छे से पढ़ना आपको। देखो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में कंडीशन ये बन जाएगी मेरे लाडले कि यहाँ पर जो भी कंडीशन बनेगी उसमें माता देखो क्या होती है, RH नेगेटिव होती है, और गर्भस्थ शिशु कैसा बन जाता है, RH पॉजिटिव बन जाता है। ऐसा कहीं है क्या, तो देखो 1 नंबर ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में मेरे बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर निकल के आएगा, यानी बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो देखो RH नेगेटिव माता होगी और जिनमें RH पॉजिटिव गर्भस्थ शिशु होता है वहां पर एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन सा रक्त प्रकार का, देखो कौन सा रक्त का प्रकार अनभिज्ञ रक्त समूह वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। देखो आपको क्या काम करना है, ब्लड डोनेट करना है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसकी लैंग्वेज बता रहा हूँ, आपको ब्लड डोनेट करना है, लेकिन जिस व्यक्ति को डोनेट करना है उसका आपको रुधिर वर्ग पता ही नहीं है ना, तो ये कहना चाहता है कि इनमें से उसका रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। देखो कौन सा रक्त का प्रकार, देखो कौन सा रक्त का प्रकार अनभिज्ञ रक्त समूह वाले व्यक्ति में चढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, कौन सा रक्त देंगे जिसका हमें पता ही नहीं है, उस व्यक्ति को AB+ का दे देंगे उसको, AB- का दे देंगे उसको, O पॉजिटिव का दे देंगे उसको, या फिर O नेगेटिव का देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं देखता हूँ कितने प्रतिशत स्टूडेंट हैं जो क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं और करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। कौन सा रक्त का प्रकार अनभिज्ञ रक्त वाले
रक्त समूह वाले व्यक्ति में चढ़ाया जा सकता है। ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव को दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव को दे सकते हैं, या फिर बच्चा ओ नेगेटिव को दे सकते हैं। पॉजिटिव को नहीं देंगे तो ओ नेगेटिव को दे देंगे। तो यहाँ पर वास्तव में किसको दिया जाएगा, वो ओ नेगेटिव वाले को दिया जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा अपने पास में क्या, 4 नंबर ऑप्शन। बिल्कुल। अब देखो आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। लस्सी का तंत्र है, लिम्फ सिस्टम है, क्या है, एक खुला परिसंचरण तंत्र है, यानी एज ए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं, वन डायमेंशनल वाल्व पाए जाते हैं, तरल को रक्त धारा में वापस लाता है, और उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखो क्या आया ऑप्शन निकल करके। लस्सी का तंत्र क्या होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं, तरल को रक्त धारा में वापस लाता है। देखो बच्चों ध्यान से समझने वाली बात है, बिल्कुल यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे के सारे सही हैं। एक प्रकार का ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वन डायमेंशनल वाल्व पाए जाते हैं, तरल जो होता है उसको रक्त में ला करके मिला देता है, यानी शिरा में छोड़ता है, और शिरा से वापस हृदय से होती हुई फेफड़ों में रुधिर पहुंचे जाता है। तो बच्चा यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का अपना 4 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा ल्यूकोसाइट का एक प्रकार है। यहाँ देखो मैं देखता हूँ कितने विद्यार्थी जो हैं वो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कौन सा ल्यूकोसाइट का मतलब बच्चा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का प्रकार है वृत्त बक्षकाणु, ये बक्षकाणु है, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, फिर उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, तो सारे ही हैं। देखो यहाँ पर वृत्त बक्षकाणु किसको कहा जाता है, मोनोसाइट को तो कहा जाता है, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। जब ये रक्त से निकल के ऊतकों में पहुंच जाए तो इसको मैक्रोफेज या वृत्त बक्षकाणु के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन भी होगा। इओसिनोफिल होता ही है, मोनोसाइट होगा, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी उपरोक्त सभी। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी के हृदय या स्तनधारी के हृदय में सबसे अधिक पेशीय कक्ष है। इसका करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट के द्वारा आना चाहिए और विद रीजन के आना चाहिए। कमेंट में आपको बताना होगा कि किस कारण से ऐसा होता है। ये 4 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे, ऊपर वाले 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। इन 4 कक्ष में पक्षी में तथा स्तनधारी में कौन सा कक्ष ऐसा है जो ज्यादा पेशीय होता है। बायां आलिंद होगा, बायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां और दायां नीले। चारों ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पड़े, दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है। देखो बच्चों दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं। देखो हम जानते कि जो बायां नीले होता है ना, और बायां नीले को क्या होता है कि शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पंप करने की आवश्यकता होती है, और पंप करने की आवश्यकता होती है तो बाएं नीले के अंदर जो रुधिर का दाब होता है वो ज्यादा होता है, यानी इसके अंदर बीपी क्या होता है, ज्यादा। इसलिए इसकी दीवार भी कैसी होनी चाहिए, अधिक पेशी, अधिक मोटी होनी चाहिए। यदि कम पेशी होगी तो ब्लड प्रेशर के कारण से टूट जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में करेक्ट आंसर निकल के आएगा बायां नीले। और बाएं नीले की जो पेशीय दीवार होती है वो मोटी होती है, और बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया, बिल्कुल राइट हुआ। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, किस प्रकार के हृदय में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर मिश्रित हो जाता है या रक्त मिश्रित हो जाता है। एक और अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आपको बताना कि ऐसा कौन सा हृदय है जिसके अंदर ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर जो होता है वो मिल जाता है। मछली का हृदय है वो, मगरमच्छ का है, मेंढक का है, उपरोक्त सभी का है। यहाँ करेक्ट आंसर आपको बिल्कुल देना है। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाता है आपस में। मछली कर दूं करेक्ट आंसर, मगरमच्छ कर दूं, या फिर मेंढक कर दूं, या फिर उपरोक्त सभी कर दूं। देखो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर, पहले तो जाएंगे हम करेक्ट ऑप्शन के पास में। करेक्ट ऑप्शन जो भी है उसके पास में जाएंगे। देखो ये ऊपर 2 नंबर, ये नीचे 3 नंबर है। देखो यहाँ पर यानी मेंढक में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया। देखो क्यों देखने को मिलती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बच्चा ध्यान देना। इसमें क्या होता है कि 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। कितना कक्षीय हृदय पाया जाता है, 3 कक्षीय। ये याद कर लेना, मनुष्य के अंदर 4 कक्षीय हृदय होता है, पक्षी के अंदर भी 4 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन रेप्टिलिया और एम्फीबिया वर्ग के सदस्यों के अंदर, एम्फीबिया और रेप्टिलिया वर्ग के अंदर 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो मेंढक किस वर्ग का हो गया भाई, एम्फीबिया वर्ग का।
तो देखो यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध है, लेकिन नीचे आकर के मिल जाता है। एक बात तो आपको ये समझना है, लेकिन एक बात और ध्यान देना, अच्छे बच्चों की तरह गौर से मेरी बात को समझना। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रेप्टिलिया वर्ग और एम्फीबिया वर्ग के अंदर हृदय कितना कक्षीय होता है? 3 कक्षीय। लेकिन बच्चा यहाँ पर 2 नंबर एग्जाम्पलों को आप देख रहे हैं। मगरमच्छ, मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग का होता है, लेकिन ये रेप्टिलिया वर्ग का अपवाद है। इसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। और मछली के अंदर 2 कक्षीय हृदय होता है, जिसे विनस का हृदय कहा जाता है, विनस प्रकार का हृदय कहा जाता है। तो एक बात बता देता हूं मैं आपको, एक नंबर याद कर लेना, 233-44। ये पिसीज वर्ग का है, जिसमें एक आलिंद होगा और एक नीले होगा। और ये दोनों जो हैं रेप्टिलिया और एम्फीबिया वर्ग के हैं, और ये एविज और स्तनधारी वर्ग के हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पदार्थों का रक्त तथा ऊतक के बीच किसके द्वारा आदान प्रदान होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट आंसर बिल्कुल आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं, जो पदार्थ हैं, उनका रक्त तथा ऊतक के बीच किसके द्वारा आदान प्रदान होता है? धमनियों के द्वारा, सिराओं के द्वारा, केशिकाओं के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑल स्टूडेंट प्लीज ट्राई। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो यहाँ किसके पास में जाना होगा आपको? 3 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। रक्त केशिकाएं वो संरचनाएं होती हैं जो रक्त तथा ऊतकों के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करने का काम करती हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का अपना 3 नंबर ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ऑक्सीजनित रक्त मानव हृदय से किसके द्वारा निकलता है? देखो ऑक्सीजन जनित रक्त जो होता है मानव के हृदय से किसके द्वारा निकलता है? फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा, महाधमनी। इसका आंसर तो मेरे लाडले दे ही दो। बिल्कुल देखो आपको डायग्राम बना करके मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से 2 चेंबर आलिंदों के हैं और 2 चेंबर नीले के। हृदय से रक्त यहाँ निकल रहा है, शुद्ध रुधिर। अब आप देख लो, इस सेमी लूनर वाल्व जो होता है, जिसको अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, इससे कौन सी नलिका निकलती है जिसके अंदर वास्तव में ही कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर होता है। इतनी हिंट देने के बाद में तो मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास रखता हूँ मेरे स्टूडेंट पर कि वो बिल्कुल करेक्ट आंसर के पास में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आपको पहुंचना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, वो कौन हो जाएगी? एरोटा हो जाएगी। और जिसको किसके नाम से जानते हैं? महाधमनी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। उत्तक स्तर जो कि सभी रक्त वाहिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। देखो उत्तक स्तर की बात कर रहा है बच्चा, जो सभी रुधिर वाहिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है, वो कौन सा है? वर्तुल चिकनी पेशियां, एंडोथीलियम, अनुलंब रेखित पेशियां, संयोजी ऊतक। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको जल्दी करेक्ट आंसर देना है। क्लास अपनी लंबी होती जा रही है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं। वो आपके फायदे की बात है, आपको लाभ मिलने वाला है इन सब बातों का। यदि आप ढंग से सुनते तो अच्छे से सीखेंगे। देखो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एंडोथीलियम। क्या पाया जाता है? एंडोथीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है रुधिर वाहिकाओं के अंदर, जो इसकी दीवार को बनाने का काम करता है, इसकी भित्ति को बनाने का काम करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सीरा आलिंद पर्व किस अधिक आधे संरचना से हाँ देखो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। सीरा आलिंद पर्व किस से अधिक आधे, आधे का मतलब होता है प्रीमोडियल। आधे का मतलब क्या हो जाता है? प्रीमोडियल संरचना से उत्पन्न होती है। नीले से, हिज के बंडल से, कोनस आर्टिरियोसस से, और साइनस वेनोसस से। बिल्कुल बिल्कुल। और सीरा आलिंद पर्व के बारे में तो आप जानते ही होंगे। SAN के बारे में हम बात करेंगे। सीरा आलिंद घुंडी पर्व संधि की बात करते हैं। देखो बच्चों याद रख लेना, यहाँ पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन निकल के आएगा, साइनस वेनोसस से बनती है। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। लसिका तंत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह, देखो सुनना, पूरा पढ़ना लाइन को, उसके बाद में आपको आंसर के पास में जाना है। लसिका तंत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह परिवहन तंत्र से बाहर आने वाले तरल को एकत्रित करता है, प्रोटीन को वापस रक्त परिवहन में भेजता है, वसा का परिवहन करता है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है मेरे लाडले। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। दम लगा दो पूरा का पूरा, पूरा जोर लगा दो तैयारी। और एक बात और, देखो आज के बाद में ये पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि कल की क्लास कौन सी होने वाली है, किस चैप्टर की होने वाली है। तो बिल्कुल थ्योरी क्लास को अच्छे से रीड आउट करने के बाद में क्लास को यदि आप ज्वाइन करेंगे बच्चा, तो आप बहुत लाभ ले सकेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर आपको किसके पास में जाना है? बेझिझक आपको जाना है
4 नंबर ऑप्शन के पास में, क्योंकि लसिका तंत्र जो होता है ना बच्चा, परिवहन तंत्र से बाहर आने वाले तरल को एकत्रित करता है, प्रोटीन को वापस रक्त परिवहन में भेजता है और वसा का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। डेफिनेटली यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। प्लाज्मा जल तथा ओ क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, देखो क्या कहना चाहता है। प्लाज्मा जल तथा फिल इन द ब्लैंक्स था यहाँ पर। देखो बच्चा यहाँ पर अपने पास में, देखो फिल इन द ब्लैंक्स था अपने पास में, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था, यानी प्लाज्मा जल तथा खालिस्तान से मिलकर बना होता है। उपापचय तथा उत्सर्जी पदार्थ से, लवण तथा आयन से, प्रोटीन से और उपरोक्त सभी से। प्लाज्मा जल तथा खालिस्तान से मिलकर के बना होता है। अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन को रीड आउट करो और करेक्ट आंसर दो भाई। प्लाज्मा जल तथा फिल इन द ब्लैंक्स से मिलकर के बना होता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली सारे के सारे भाग पाए जाते हैं, उपापचय, उत्सर्जी, लवण तथा आयंस, प्रोटीन्स, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की, 17 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कशेरुकी, देखना किसकी बात कर रहा है, वर्टिब्रेट की बात कर रहा है, कौन सा कशेरुकी के परिवहन तंत्र का, सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य है। टेम्परेचर रेगुलेशन, मेटाबॉलिक जो अपशिष्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट और प्रतिरक्षा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? आज तो आपके मजे मजे हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिले जहां पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट निकल के आया है, उपरोक्त सभी। बिल्कुल देखो यहाँ पर, देखो कशेरुकी में सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करना, अपशिष्ट को निकाल देना, प्रतिरक्षा पावर को देना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कठोर व्यायाम के दौरान, आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, निम्न में से क्या होना चाहिए। स्ट्रोक आयतन कम हो जाएगा, हृदय की धड़कन कम हो जाएगी, त्वचा में रक्त वाहिकाओं में वाहिका विस्फारण हो जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ करेक्ट आंसर देना। तो सबको दिख रहा है 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी, और यहाँ आप जाने वाले हैं, लेकिन इस बार आप फंस जाएंगे। उपरोक्त सभी के पास में जाने वाले सभी बच्चों का, मेरे लाडलों का, गलत हो गया। आपको यहाँ पर जाना होगा त्वचा में रक्त वाहिकाओं में वाहिका विस्फारण। वाहिका विस्फारण का मतलब वाहिकाएं फैल जाती हैं। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर की बात कर रहे हैं। अंतराकाशी तरल बलपूर्वक तरल के रूप में व्युत्पन्न होकर के बाहर आता है। देखो अंतराकाशी तरल, अंतराकाशी तरल का मतलब हो गया, अंतराकाशी तरल का मतलब ये है जो अंतराली ऊतक है। बच्चा ध्यान से सुनना, अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको सोचना है और समझना है। अंतराकाशी तरल बलपूर्वक तरल के रूप में व्युत्पन्न होकर के बाहर आता है केशिकाओं के सिरीय अंतिम सिरों से, केशिकाओं के धमनिकीय सिरों से, या फिर लसिका वाहिनियों वाहिकाओं से, या फिर धमनिया से। तो देखो केशिकाओं के धमनी सिरों से, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, केशिकाओं के देखो सिरीय अंतिम सिरों से, या फिर केशिकाओं के धमनिकाओं के सिरों से, या फिर लसिका वाहिका से, या फिर धमनिका से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो आपको जाना होगा 2 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी केशिकाओं के धमनिकीय सिरों से। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। लसिका तंत्र से के द्वारा तरल को गुजारा जाता है। देखो अच्छे से पढ़ना है। लसिका तंत्र से, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मान लेते हैं, के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा तरल को गुजारा जाता है। लसिका वाहिकाओं की भित्ति के संकुचन के द्वारा, हृदय की पंपिंग के द्वारा उत्पन्न होने वाले दाब से, लसिका गांठों के संकुचन से, शरीर की पेशियों के द्वारा लसिका वाहिकाओं को दबाने से। यहाँ कौन करेक्ट आंसर देने वाला है, कौन फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेने वाला है, कौन सेकंड ग्रेड में लैब असिस्टेंट की खोपड़ी में छेद करने वाला है। 5, 6, 7, 8 स्टार वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, यहाँ पर आपको जाना है 4 नंबर ऑप्शन के पास में। लसिका तंत्र के द्वारा जो तरल होता है ना, वो शरीर की पेशियों के द्वारा लसिका वाहियों को दबा देती है, जिसके कारण से उसमें प्रेशर का मान बढ़ जाता है, और वो जो फ्लूइड होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। और फिर आगे की ओर बढ़ने के बाद में आगे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, बाईं लसिका वाहिनी और दाईं लसिका वाहिनी, उसकी सहायता से होता हुआ वो मुख्य शिराओं के अंदर चला जाएगा। शिराओं के अंदर चला जाएगा तो शिराएं उसको किसके अंदर ला करके छोड़ती हैं, आपको ध्यान है तो दाएं अलिंद के अंदर, और दाएं अलिंद से निकलती है फुफ्फुस धमनी, जो किस में लेकर के चली जाती है, फेफड़ों में लेकर के चली जाती है।
इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में एक नया धमाका देखने को मिला, जिसमें आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट आपके सामने रखा गया, जिसमें एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने रखे गए। उम्मीद करता हूं कि इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो प्रत्येक बच्चा राइट कर पाया होगा, और जो विद्यार्थी यहाँ पर 12-13 से ऊपर पहुंच गया, इसका मतलब उसका प्लेटफॉर्म उसको मिल चुका है। बस बात यह है कि वो रेगुलर जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। इसी प्रकार के कंटेंट के साथ में हम फिर मिलेंगे, एक पोर्शन और लेकर के आएंगे बच्चा। इस चैप्टर को आपको फिर से अच्छी तरीके से घोटना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं पहले अनाउंस कर देता हूँ कि आगे आने वाली क्लास कौन सी होगी, ताकि आप थ्योरी क्लास को अच्छे से रीड आउट करें, अच्छे से तैयारी के साथ में क्लास को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका मनोबल भी बढ़ेगा, और आपका आंसर देने का जो पावर है वो बिल्कुल दुगुना चुगुना हो जाएगा, और आपकी तैयारी तो ये मानो कि चरम उत्कर्ष पर चली जाएगी, सुपर से भी ऊपर या डुपर कह सकते हो वो हो जाएगी। चलो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर के तीसरे पार्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।